नमस्कार। वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। आज बात महाकुंभ पे हो रही सियासत की होगी, क्योंकि लगातार कभी अखिलेश यादव, कभी लालू यादव और कभी ममता बनर्जी और कभी मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ को लेकर, आस्था को लेकर बार बार पलटवार कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और उसी को लेके अब सवाल ये, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया और महाकुंभ पर विपक्ष के हर राज के कलेश पर सदन में योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ऐसा प्रहार किया कि अब विपक्ष महाकुंभ का विरोध करने से पहले कई मर्तबा सोचेगा। दरअसल जब से महाकुंभ का भव्य आयोजन शुरू हुआ, तभी से विरोधी नेताओं की जुबान पर आस्था के खिलाफ अनोखा ज्ञान जारी है और अब तो नौबत यहां तक आ गई कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक करार दे दिया गया। लेकिन इन सबके बीच सीएम योगी ने तुष्टीकरण को हवा देने वालों को भी खूब खरी खोटी सुनाई और यह तक कह डाला कि महाकुंभ पर महाप्रहार करने वाले अकबर के किले से बाहर ही नहीं निकल सके, इसलिए संक्रमित व्यक्ति का इलाज तो संभव है, लेकिन संक्रमित सोच का इलाज नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे पे चर्चा होगी, एक वरिष्ठ पैनल होगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ पर साजिश वाली रात, सदन में योगी ने दिया लताड़, पक्ष विपक्ष में टफ फाइट, दुष्प्रचार पर योगी स्ट्राइक। आस्था का भव्य और दिव्य आयोजन आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन विपक्ष है कि विरोध इस हद तक कर रहा है कि महाकुंभ का मजाक उड़ाने में किसी भी तरह से वो पीछे नहीं। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी या ममता बनर्जी या फिर अफजाल अंसारी। पहले आपको एक एक करके महाकुंभ के महाविरोध की महागाथा सुनवाते हैं। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। तो जहाँ ये धार्मिक इसका पहलू है, जहाँ सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था और फिर क्या दुर्दशा हुई है सोचो। लोग घंटों सोए गाड़ी में, एक एक रात दो रात गुजारिएगा, लोगों की जान गई है, लोग निकल नहीं पाए हैं। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग तो हाउस अरेस्ट रहे हैं। दो मुख्यमंत्री प्रदेशों के जाम खुलवा रहे थे, जो ट्रैफिक का काम एक सिपाही करता है। 2 स्टेट के मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता के इमोशन से खेल रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कि ये इस जीवन में पहली बार मौका मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी मौका शायद ना मिले। इसलिए जो हमारी भोली भाली जनता है, जो हमारी इमोशनल जनता है, उसके इमोशन से खेल रहे हैं लोग। और अब तो एनजीटी ने कह दिया है कि पानी बहुत खराब है, स्नान लायक नहीं है। जाहिर है महाकुंभ में कभी आंकड़ों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, तो कभी महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर भी सत्ता पक्ष पर आरोप मरते रहे हैं। इसी पर एक एक कर सभी विरोधियों पर योगी ने प्रहार कर दिया। क्या खड़गे, क्या जया बच्चन, क्या अखिलेश और क्या ममता बनर्जी, सब पर बारी बारी से प्रहार किया। आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महाआयोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या
गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने। जाहिर है एक बार फिर से महाकुंभ के दुष्प्रचार पर योगी आदित्यनाथ ने महाप्रहार किया है। बारी बारी से महाकुंभ पर चोट करने वालों को योगी आदित्यनाथ ने दो टूक सुना डाली। संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। न केवल सुना डाला बल्कि ये भी बता डाला कि आस्था पर प्रहार करने वाले होशियार और खबरदार हो जाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और सनातन की बदनामी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद, जिसमें डॉक्टर रोहित सक्सेना नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीपी यादव हैं नेता समाजवादी पार्टी के, शाकिर अली नेता कांग्रेस के और नितिन श्रीवास्तव हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत मैं डीपी यादव जी आपसे करूंगा। क्या समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, अन्य विपक्षी दलों ने, पूरे विपक्ष ने क्या कसम खा ली है कि सनातन को टारगेट करने की, महाकुंभ को टारगेट करने की, आस्था को टारगेट करने की? बार बार कभी कहा जाता है मृत्यु महाकुंभ है, कोई कह रहा है यहां पे गंगा में लाशों को बहा दिया गया, वो क्या नेपाल चली गई? ये जो अलग अलग बयान दे रहे हैं, ये क्या आप लोगों की सोची समझी रणनीति है क्या महाकुंभ को टारगेट करने की? जी राजेश जी नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए राजेश जी, अब जनता ने इस बात को ठान लिया है कि जो धूर्त लोग हैं उनकी सोच और उनकी धूर्तता को समाप्त करेंगे और सबक सिखाने का काम करेंगे। जिन्होंने महाकुंभ के नाम पर जो तांडव करने का काम किया है, और 7,500 करोड़ तो घोषित बजट है इसका, उसके बाद पता नहीं कितने अरबों खरबों का वारा न्यारा किया और पैसे का बंदर बांट किया, उसका एक एक आना पाई का हिसाब आने वाले समय में जनता लेगी। जनता इतनी नादान नहीं है। आपको मैं बता दूं राजेश जी कि आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या पहले अतीत में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या उससे पहले भी जिस दल की सरकार रही हो, कुंभ का आयोजन आया है। और जब सरकारें नहीं थी, जब भारत में लोकतंत्र नहीं था, अंग्रेजी शासन था या उसके पहले के राजा महाराजाओं का शासन था, नहीं तो फिर डीपी यादव, फिर मैं यही रोक रहा हूं, अगर कुंभ का आयोजन होता रहा है तो आप ही के नेता शिवपाल यादव ये क्यों कह रहे हैं कि ये तो धन की बर्बादी है? अखिलेश क्यों कह रहे हैं कि 144 साल का कौन सा संयोग है? खुद ही आप दूसरों को तो वहां पे भ्रमित कर रहे हैं कि वो पानी गंदा है, वहां पे मत जाइए, और खुद जाके आपके नेता स्नान कर लेते हैं वहां पे। आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं और हम लोग आपके चैनल पर इसलिए भी बैठते हैं कि आप बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुनते हैं और सबका पक्ष रखने का बराबर मौका देते हैं। तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बात कही, उसका मंतव्य यही है कि पैसे का बंदर बांट क्यों हुआ? यहाँ पर लोग स्पॉन्टेनियस जाते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप जाते हैं, उनको बुलाने की जरूरत नहीं हो। उनका जो है
गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था होती है और वो आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं। लेकिन सरकारों की जो जिम्मेदारी होती है, जो सरकारों का कर्तव्य होता है, वो ये सरकार निभाने में पूरी तौर से विफल रही। और ये भारतवर्ष का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने लोग बाहरी देशों से आए थे, वो इस बात को देख लिए हैं कि केवल यहाँ पैसे का बंदर बांट हुआ है। सर 15 दिन तो मैं कुंभ में रहा हूं, बाहरी लोगों के बीच रहे, विदेश से जो आए थे उनके बीच भी रहे और जो अपने देश के अलग अलग हिस्से से आए थे वहां भी रहे। व्यवस्थाओं को लेकर लोग संतुष्ट नजर आए। आप कहें तो कई प्रोग्राम हमने वहां से किए, कई 50 प्रोग्राम वहां से किए, लेकिन मैं उस पर नहीं अभी जाऊंगा। डॉक्टर रोहित सक्सेना, डीपी यादव के चश्मे से जो महाकुंभ दिखाई दे रहा है आज, हालांकि मुख्यमंत्री ने इसको काउंटर किया, लेकिन क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या टारगेट सॉफ्ट हो गया है सनातन, कोई भी कुछ भी बोल देता है? वंदे मातरम राजेश भाई, बिल्कुल सही कह रही समाजवादी पार्टी कि कुंभ में जो पैसा लगा है वो बिल्कुल बेकार लगा है। ठीक है, इस वक्त मैं माफी चाहता हूं, 1 मिनट रोकूंगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में सीएम को लेकर चूंकि जो सस्पेंस बना हुआ था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था। दिल्ली की नई सीएम होंगी रेखा गुप्ता। संभावित नामों में से चूंकि न्यूज वन इंडिया ने कुछ देर पहले ही रेखा गुप्ता का नाम दिखाया था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं और उस पे यहाँ पे मोहर लगती हुई दिखाई दी, उस नाम पे, उस खबर पे। तो कल रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अब दिल्ली की सियासत में कौन सत्ता के सिंहासन में, चूंकि सरकार कौन बना रहा है ये तो साफ हो गया था, लेकिन सीएम कौन होगा पिछले 10-11 दिनों से लगातार मंथन चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे तो ये यूपी वाला मॉडल शायद जो है वो यहां पे अपनाने की कोशिश की गई है। न्यूज वन इंडिया पे इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली की सियासत के लिहाज से दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी है रेखा गुप्ता और अब उनके नाम पे मोहर लगी है। दिल्ली की नई सीएम होंगी वो। तो विधायक दल की बैठक में उनके नाम पे मोहर लगी। ये बैठक चल रही थी, लगातार बैठकों का दौर चला, कई दिनों तक मंथन हुआ और अब रेखा गुप्ता के नाम पे मोहर लग चुकी है। ये इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर, चूंकि कल रामलीला मैदान में भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने की है। क्योंकि संभावना थी कि वो यहां पे रेखा गुप्ता जो है उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। हमने भी इस खबर को कुछ देर पहले ब्रेक किया था, दिखाया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री वो हो सकती है और अब उस पे मोहर लगती हुई उनके नाम पे दिखाई दी। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता होंगी। ये इस वक्त बड़ी अपडेट है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान हो चुका है और अब चूंकि और ये तस्वीरें देखिए आने लगी हैं, ये चूंकि अब मिठाइयां बंटने लगी हैं, अब ये खुशी जाहिर की जाने लगी है। उनके घर के बाहर लोग, उनके समर्थक जो हैं, परिवार के लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, आसपास के लोग जो हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अब मिठाइयां बंटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे अब खुशी जाहिर की जा रही है। ये इस वक्त सीधी तस्वीर देखिए, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे उनके समर्थक जो हैं बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, मिठाइयां एक दूसरे को बांटते हुए, खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिनों तक मंथन चला, समीक्षाएं हुई, बैठकें हुई और अब ये प्रतिक्रिया सुनते हैं। रेखा गुप्ता जी मिला है और दिल्ली का विकास, उनका नाम ही काम ही पहचान है। रेखा जी का नाम है काम ही पहचान और दिल्ली में विकास, रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। जा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कई नाम चर्चाओं में थे, लेकिन अब एक नाम फाइनल हो चुका है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता होंगी। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पे सहमति बनी है, उनके नाम का ऐलान किया गया और उनके घर के बाहर, उनके घर के आसपास जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इस वक्त सीधा उनके घर के बाहर से, जहां पे अब मिठाइयां बांटी जाने लगी हैं। अब उनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और यानी छात्र जीवन से ही वो राजनीति में एक्टिव रही। उनके बारे में अगर खास बातें बताएं, दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव रह चुकी हैं रेखा गुप्ता। इसके अलावा हरियाणा से पुराना उनका नाता है और दिल्ली में
राजनीतिक सफर की यहां पे लंबा सफर उन्होंने तय किया। वैश्य समुदाय से रेखा गुप्ता आती हैं तो एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने की है। राहुल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, रेखा गुप्ता के नाम पे यहां पे सहमति बनी, उनके नाम का ऐलान हो गया, एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश। देखिए, कयास शुरू से लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का एक रुख रहता है, कई प्रदेशों में हमने माहौल देखा है, तब तक मोहर नहीं लग पा रही थी, लेकिन अब सामने आ चुका है रेखा गुप्ता का नाम। हालांकि रेस में सबसे आगे वही चल रही थी, लेकिन औपचारिक घोषणा फाइनली हो गई है। दिल्ली को 27 साल बाद भाजपा का मुख्यमंत्री मिला है। डिप्टी सीएम जो है वो बनाए गए हैं प्रवेश वर्मा। जितना लोगों को इंतजार था अब मुख्यमंत्री कौन होगा, उतना ही इंतजार था कि प्रवेश वर्मा को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा वो थे और दिल्ली के पूर्व सीएम को उन्होंने हराया, अरविंद केजरीवाल को हराया, तो एक बड़ा चेहरा और उनके समर्थक हमेशा से कोशिश कर रहे थे कि वो सीएम बने। तो इसीलिए भाजपा के लिए कहीं ना कहीं एक माहौल था कि क्या प्रवेश वर्मा को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये एक बहुत बड़ी सवाल था और वो दोनों ही चीजों पे अब मोहर लगी। रेखा गुप्ता बिल्कुल, और अब ये तस्वीरें आने लगी हैं। बिल्कुल राहुल, और ये तस्वीरें जहां महिलाएं भी काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं और यहाँ अब चूंकि सम्मान, स्वागत, मिठाइयां, खुशी जाहिर करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और देखिए ये उनके घर के आसपास, घर के भीतर और बाहर से तस्वीरें आने लगी हैं और लगातार अब इस पे हम बात करेंगे। आशुतोष जी, रेखा गुप्ता के नाम पे सहमति बनाना, क्या समीकरण साधने की कोशिश की है? क्या एक तरफ वैश्य समाज, दूसरी तरफ महिला कार्ड, और क्या समीकरण आपको लगता है कि एक तीर से कितने निशाने लगाए हैं बीजेपी ने? देखिए राजेश, रेखा गुप्ता का नाम बहुत लंबे समय से चल रहा था। जब चुनाव हुआ था उसके बाद में जब 5, 7, 8 लोग जो आए थे उनमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे था। पहली बात तो ये है कि आने वाले समय में आप देखेंगे यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, अभी हाल ही में दिल्ली के चुनाव हुए हैं। तो अगर हम पूरे समुदाय को देखने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं इस समय, आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री हैं इस समय, ब्राह्मण चेहरा इनके पास में है, पहाड़ से योगी जी को यही कहा जाता है कि वो क्षत्रियों के मुख्यमंत्री हैं और क्षत्रिय हैं, वो भी हैं। वैश्य समुदाय से अभी इनके पास में कोई चेहरा नहीं था। दूसरी चीज, महिला मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें और किसी बड़े चेहरे की बात करें तो अगर हम पिछले अटल जी के समय में जाएं और देखें, उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, राजस्थान में मुख्यमंत्री थी उस समय वसुंधरा राजे जी। ये दो महिलाएं प्रतिनिधित्व करती थी भारतीय जनता पार्टी का दो बड़े प्रदेशों से। आने वाले समय में जब उमा भारती ने अपनी एक अलग राह पकड़ी, उसके बाद से वो नेपथ्य में चली गई। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आज हैं, लेकिन वो सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंची। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में भी ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे दोबारा से एक बार फिर राजस्थान की सत्ता संभाल सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि चौंकाने वाले फैसलों को लेकर के जानी जाती है, वहां पर एक बड़ा फैसला आया और भजन लाल शर्मा को वहां पर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया और आज वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। लंबे समय के बाद में रेखा गुप्ता अब आई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये जो की बात करती है 33% आरक्षण की बात करती है निचले सदन से लेकर के लोकसभा तक, और अब चूंकि रेखा गुप्ता को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया है, वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगी, तो ये एक बड़ा मैसेज पूरे देश को देने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी कि हम भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को पद देने का, उनको आगे लाने का केवल वादा नहीं करते हैं, हम उनको सत्ता पर बिठाते भी। बिल्कुल, और दिल्ली देश की राजधानी पे अगर बिठाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश होगी। प्रतिक्रिया आ रही है, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। अब उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो दिल्ली के सीएम का नाम जो है वो सस्पेंस खत्म हो चुका है और हमारे साथ न्यूज रूम से हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, चूंकि नाम से अब सस्पेंस खत्म हो गया है और न्यूज वन इंडिया भी लगातार रेखा गुप्ता का नाम दिखा रहा था, नाम पे मोहर लग चुकी है, क्या संदेश देने की कोशिश उनके नाम के जरिए बीजेपी कर रही है?
बिल्कुल राजेश, क्योंकि हम लगातार संभावित सूची में सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर रेखा गुप्ता को ही चला रहे, तो लगातार हमारे न्यूज़ इंडिया के दर्शक जो हैं उन तक हम पहुंचा भी रहे थे। जैसे कि आशुतोष जी ने भी कहा और जिक्र आपने भी किया कि महिला होने के नाते सबसे पहले संभावित नामों में रेखा गुप्ता का ही नाम निकलकर सामने आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्य समाज से वो आती हैं, उसके साथ साथ कई और समीकरणों को साधने का प्रयास जो है यहाँ से रेखा गुप्ता के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन इसमें एक और नया डेवलपमेंट है, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे थे या फिर पीछे के कई चुनावों पर अगर प्रकाश डालें राजेश, तो नई दिल्ली से चुनावी मैदान में फतेह हासिल करने वाला ही सीएम का असली दावेदार होता है। चाहे शीला दीक्षित का जिक्र कर लिया जाए, अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर लिया जाए, लेकिन ये परिपाटी भी बीजेपी ने जो है वो चेंज कर दी। ये परिपाटी चेंज ऐसे कर दी कि डिप्टी सीएम के तौर पर प्रवेश वर्मा का नाम निकलकर सामने आया है और महिला कार्ड, क्योंकि हमने देखा चुनाव प्रचार के माध्यम से ये बताने की कोशिश की। शपथ ग्रहण समारोह में अगर आप देखेंगे कि अगर कोई मुख्य अतिथि जो गेस्ट लिस्ट है उसमें लाडली बहना उन लोगों को भी दरअसल बुलाया गया है, तो ये एक संदेश पहले ही चला गया कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर सीट पर कोई काबिज होगा तो वो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। चौथा ऐसा पहली बार हो रहा है, चौथी बार मुख्यमंत्री जो है वो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की है। इससे पहले अगर हम सुषमा स्वराज का जिक्र कर लें, आतिशी का जिक्र कर लिया जाए, और ये नाम रेखा गुप्ता का निकलकर सामने जो आया है, चौथी मुख्यमंत्री वो दिल्ली की होंगी। लेकिन सबसे महिला मुख्यमंत्री, सबसे अहम बात यह है कि सारे समीकरणों को साधने का जो प्रयास किया गया है, जो एक लगातार ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी की ओर से, उसके बाद रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने, नड्डा जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे पांडा साहब ने तय कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे और रेखा जी 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी लौट रही है और रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रही है। अभी वो कल पता लगेगा उसका। अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हम इसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ हेमंत जी भी हैं, आशुतोष जी भी। आशुतोष जी, चूंकि नाम कई थे, प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन क्या अगर क्या ये डर था कि अगर उनको बना दिया तो कुछ दूसरी आवाजें उठ सकती हैं, इसलिए रेखा गुप्ता की सभी विधायक और एमपी दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलेंगे और उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ बनाए रखें। लेकिन अब जब चूंकि इनका मामला आ गया है, रेखा गुप्ता का नाम दिया गया है, तो रेखा गुप्ता का नाम एक दिन में नहीं आया है। थिंक टैंक ने बहुत लंबे समय तक पूरा सभी विधायकों से आम सहमति बनाई होगी, उनसे बात की होगी और उसके बाद में रेखा गुप्ता का नाम चयन में आया होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता भले ही पहली बार विधायक बनी है, लेकिन वो इस समय निगम में पार्षद भी हैं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य होना भारतीय जनता पार्टी में बड़ा मामला माना जाता है। सेकंड रोक रहा हूं, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त और इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, प्रवेश वर्मा हैं, रेखा गुप्ता जो अब मिठाई खिला के एक दूसरे को अब यहाँ पे जो खुशी है वो जाहिर की जा रही है, क्योंकि अब जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो चुका है और रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पे सहमति बनी। रविशंकर प्रसाद भी अभी संभावना कुछ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा मीडिया जो है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और वीरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अनाउंस भी कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने अनुमोदन किया, कर दिया अनाउंस कर दिया। ऊपर करो भाई, ऊपर फ्रीज यार, फ्रीज कैसे हो गया? अरे फ्रीज आ रहा है, फ्रीज आ रहा है, फ्रीज है। अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है, कर फ्रीज आ रहा है। अब आ रहा है अभी रुको, अब आया 14 सर्वर 14 मिल रहा है, सर्वर 14 मुझे बाहर जाने दो, सर्वर 14
नरेंद्र नरेंद्र यार बाइट हो रही है उधर। अरे हटा यार। मीडिया के बंदों से निवेदन है कि थोड़ा बस बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। शंकर प्रसाद, सतीश उपाध्याय, प्रवेश वर्मा यहाँ पे सभी एक फ्रेम में एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं और इसी पे बात करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ रोहित भी हैं, रोहित सक्सेना। रोहित जी, नाम कई चर्चाओं में थे, सबसे प्रबल दावेदार प्रवेश वर्मा को भी माना जा रहा था, लेकिन रेखा गुप्ता को आपने मुख्यमंत्री बनाने का जो ऐलान किया, क्या संदेश देने की कोशिश है? राजीव भाई, आपने शुरू से देखा होगा महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, राजनीति है, जो उनकी विचारधारा है, वो बहुत अलग है। महिलाओं को हम लोगों ने हमेशा बढ़ावा दिया और ये सबसे पहले रेखा बहन को शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की जनता को एक नए मुख्यमंत्री के रूप में जो उनको चुना गया है, वो दिल्ली की जनता को अगले 5 सालों में संतुष्ट करेंगी और वो सारे काम करेंगे जिन कामों को केवल हवाला दिया जाता था लेकिन काम कभी करे नहीं गए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा विषय है कि महिलाओं को हम आगे लेकर के आ रहे हैं, महिलाओं को अग्रज बना रहे हैं। वो महिलाएं जो हमेशा इस समाज में हमेशा सेकंड उसमें कहा जाता है, तो उनको अगर हम अग्रज बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी बात है। और जो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में हैं उनके लिए एक प्रेरणा का विषय होगा कि एक महिला जो है मुख्यमंत्री हम दे रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी रेखा। ठीक है नितिन जी, रेखा गुप्ता के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश दे रही है? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और वहां पे कई ऐसे अनुभवी नेता थे, उनको दरकिनार करके रेखा गुप्ता के नाम पे सहमति बनना, इसके क्या मायने? देखिए राजेश जी, बीजेपी की देश में कई राज्यों में सरकार है लेकिन एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस नाते भी रेखा गुप्ता का चयन किया गया और रेखा गुप्ता बीजेपी के लिए नई नहीं है। एबीवीपी से लेकर के तमाम जो इकाइयां हैं बीजेपी की, उसमें उन्होंने काम किया है। छात्र राजनीति से वो सक्रिय रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले वो महामंत्री चुनी जाती हैं, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी चुनी जाती हैं। उसके बाद लगातार उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। स्थानीय पार्षद रहती हैं, मेयर भी रहती हैं, उसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का जो सफर है वो उन्होंने तय किया। अब जाकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद पर वो आसीन हो रही है। निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है और एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाया था बीजेपी ने, कि जिस तरीके से ये नैरेटिव सेट किया था कि आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जवाब है महिला मुख्यमंत्री उतारने का। तो रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करती नजर आएंगी और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बात करती है, उसमें और भी अन्य राज्यों में चेहरे इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी। ठीक है, शाकिर अली, आपका एक रिएक्शन रेखा गुप्ता के नाम पे। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की भोली भाली जनता को पिटारे से निकली हुई रबर स्टैंप की बधाई देना चाहूँगा। और अभी रोहित साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हम महिलाओं के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो हम मीडिया के सामने तो कर लेते हैं, लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इनके बड़े ही वरिष्ठ नेता जिनको कालका मैया ने आशीर्वाद नहीं दिया, निष्कासित कर दिया, उन्होंने कहा था दिल्ली की सड़कों को अपने बहन के गाल के जैसा बनाऊंगा, तो क्या ये वैसा बनाने जा रहे हैं? इनसे भी पूछना चाहूँगा। दूसरी बात, दिल्ली की भोली भाली जनता और इनके खुद के नेताओं को देखिए कितने एग्रेसिव हैं, जिन्हें खुद पता नहीं था कि ये पिटारा से निकलने क्या वाला है। ये तो राजनीति का इनका हश्र है कि 10 दिन लग गया रबर स्टैम्प ढूंढने में कि कौन सा स्टैम्प ठीक होगा, जबकि इन्होंने जाटों के साथ बड़ा अन्याय किया है। जाट समाज का वोट इनको पूरे दिल्ली के आउटर से मिला है और प्रवेश वर्मा जी के साथ इन्होंने अन्याय किया, इसीलिए जस्टिफाई करने के लिए उन्हें 50 सीएम बनाया गया है। मुझे लगता है कि इंटरनल जो कला है इनका है वो साफ दिख रहा है। उनका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, उधर से लोगों को आप दिखा नहीं पा रहे दी गई है, तो कम से कम इसका स्वागत तो आप कर लेते शाकिर अली जी। शाकिर भाई, हेमंत जी कुछ कह रहे हैं, स्वागत तो कर लेते। कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर महिला मुख्यमंत्री अगर बीजेपी दे रही है तो उसमें उसका स्वागत तो करना चाहिए था। आप यहाँ पर भी प्रवेश वर्मा का जिक्र करके ये बता रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया। कम से कम इसका स्वागत करते। शीला दीक्षित इतने टाइम तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रही, तो आपको भी स्वागत करना चाहिए था शाकिर अली जी। हाँ अच्छा, आतिशी कुछ कह रही है, उनको सुनते हैं। 1 मिनट में रोक रहा हूँ। चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही आप, तीसरी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनने जा रही है।
महिलाओं के दृष्टिकोण से इसे कैसे देखते हैं? रेखा गुप्ता जी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, मेरे बाद अब रेखा गुप्ता जी बन रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आजादी के इतने साल बाद भी लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपये दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी, और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे। कई नाम चलाए थे कि बीजेपी का सीएम कैसे होगा, ये होगा, लेकिन जो अब नाम सामने आया, आप संतुष्ट हैं कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री मिल रहे हैं? मैं तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो वादे दिल्ली वालों को किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि रेखा गुप्ता जी वादों को जरूर पूरा करेंगी। और रेखा गुप्ता जी को मेरी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। खेलों को लेकर आप लोग कब तक फैसला करेंगे? जी को आपने सुना, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन रोहित, आप कुछ कह रहे थे जब शाकिर अली ने कमेंट किया रमेश बिधूड़ी के उस प्रतिक्रिया को लेकर, आप जवाब दे रहे थे। शाकिर जी ने आपसे एक सवाल पूछा है, शाकिर जी ने आपसे एक सवाल पूछा। राजेश जी, हाँ जी, इनजस्टिस है। रोहित साहब को 10 बार माना कि इनकी सत्ता है, माना इनके मुख्यमंत्री है, तो आप फिर कांग्रेस को बैठाइए, मतलब कांग्रेस से नहीं सुनना है। आप भी सवाल करेंगे, रोहित जी भी करेंगे, आपके एक एक करके तो अब लगातार चूंकि नाम पर फैसला हुआ। सर, किस तरीके से देखते हैं रेखा गुप्ता जी का चयन किया गया है? बहुत ही अच्छा चयन है, एक दिल्ली की महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना। बहुत बहुत बधाई रेखा जी को, और हम सब मिलकर के अब दिल्ली को सजाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ और भी तमाम विधायक लोग हैं। सर, क्या कहेंगे, गुप्ता जी का चयन हुआ है? देखिए, ये बड़े हर्ष और की बात है कि आज दिल्ली को एक रेखा जी के रूप में एक अच्छा नेतृत्व मिला है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार होगी, रेखा जी विकास की नई कहानियों को लिखेंगी। सर, आप क्या कहेंगे, आज जो मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ है? ये आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा एक महिला को बनाकर, और दिल्ली जो विकास की उस पर चलेगी, अब बहुत तेजी से दौड़ेगी। बिल्कुल। अजय महावर जी हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा, एक जो महिला आरक्षण का बिल प्रधानमंत्री ने पास किया था, एक महिला के हाथ में दिल्ली की डेवलपमेंट की बागडोर दी है, और हम सब उनका सहयोग करके दिल्ली में भाजपा के संकल्प पत्र को लागू करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, और भी तमाम विधायक हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। रवि नेगी जी हमारे साथ हैं। सर, रेखा गुप्ता जी का चयन हुआ है, क्या कहेंगे आज? मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा रेखा जी को। रेखा जी हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने आज उनको विधायक दल का नेता चुना, इसके लिए साधुवाद है। दिल्ली का विकास होगा, महिला मुख्यमंत्री बनी है, मैं ढेर सारी बधाई देता हूं दिल्ली वालों को, और चौमुखी विकास। कई लोगों का नाम चल रहा था, आज रेखा जी के नाम पर आप लोग खुश हैं? एक महिला बहुत खुश हैं, दिल के हृदय से खुश हैं, और मैं इसलिए भी खुश हूँ, मेरे साथ निगम में पार्षद थी, और हम दोनों साथी थे, बहन हमारी दीदी है, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रवि नेगी जी, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहना है कि रेखा गुप्ता जी का जो चयन हुआ है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ है, और कहीं ना कहीं दिल्ली का विकास हम करेंगे। चलिए, कपिल मिश्रा जी, अरे एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, बहुत बहुत। क्या कहेंगे, आज रेखा गुप्ता जी का चयन हुआ है मुख्यमंत्री के पास? ऐतिहासिक निर्णय है, बहुत बधाई दिल्ली की जनता को, और यहाँ से हम लोग सीधा। तो अब चूंकि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं उनको एक बार सुनते हैं। 20 सालों से विद्यार्थी जीवन से वो राजनीति में है, और विद्यार्थी परिषद की भी सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, और उनका जो रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ये बताता है कि दिल्ली को एक सुयोग्य व्यक्ति दिया गया। दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कपिल मिश्रा, वीडियो रविकांत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो ये अब चूंकि प्रतिक्रियाएं तो अब लगातार आती रहेंगी। न्यूज रूम का रुख करते हैं एक बार फिर। आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत जी हमारे साथ है। हेमंत, चूंकि हमने देखा अभी एक फ्रेम में जब प्रवेश वर्मा थे,
उनका चेहरा थोड़ा मायूस दिखाई दिया। हालांकि साथ में खड़े थे, मिठाई भी खिला रहे थे, लेकिन मायूसी चेहरे पे दिखाई दे रही थी। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसा कि जिक्र मैंने सबसे पहले किया, राजेश की नई दिल्ली की सीट पर फतेह हासिल उन्होंने की और अरविंद केजरीवाल जो केवल उन्हीं के चेहरे पर दिल्ली की कमान आम आदमी पार्टी के पाले में सारी की सारी सीटें चली गई। वो एक दौर था 2013, उसके बाद 15, उसके बाद 20 और फिर ये स्थिति जो 25 में होने जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं परवेश वर्मा थोड़े से मायूस नजर आए। जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम के तौर पर उनको जो है डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन एक बड़ी सीट, एक बड़े प्लेयर को आउट करना, और उसके बाद भी, क्योंकि हमने देखा था जब जीत हासिल की थी, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं हो भले, लेकिन सबसे पहले मुलाकात करने के लिए अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे परवेश वर्मा। उस वक्त से ही संकेत लगने शुरू हो गए थे कि परवेश वर्मा एक चेहरा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकते हैं। सबसे पहले रेस में नाम उन्हीं का था, लेकिन धीरे धीरे चीजें जो है वो बदलती चली गई। और जाहिर सी बात है कि महत्वाकांक्षाएं तो इतने वर्षों से रही हैं, और खुद वो मुख्यमंत्री के बेटे रहे तो उसके साथ साथ और ज्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि उनके जब फैमिली के मेंबर से बातचीत की गई थी उस वक्त जब जीत हासिल हुई थी, तो उन्होंने कहा था जो आलाकमान डिसाइड करेगा वही जो है उसको माना जाएगा। लेकिन जाहिर है कि महत्वाकांक्षाओं के चलते अब जो उनको पद मिला है, चाहे डिप्टी सीएम का पद मिला हो, और यही वजह है कि उस चेहरे पर वो रौनक नजर नहीं आई जो रौनक दिखनी चाहिए परवेश वर्मा के चेहरे पर। आशुतोष जी, क्योंकि देश की राजधानी में एक महिला मुख्यमंत्री का बनना, क्या पूरे देश में बीजेपी ये संदेश देगी कि देखिए हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, जो प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं वो हमने दिया है? ये बात मैंने पहले भी कही थी राजेश, कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भले ही है, लेकिन राजधानी है देश की, और यहां से जाने वाला जो भी संदेश होता है वो पूरे देश में जाता है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हमने केंद्र में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक महिला को मुख्यमंत्री के रूप में बिठा दिया है। सबसे बड़ी बात एक जो महत्वपूर्ण है, जो भी कह रहे थे हमारे हेमंत जी जो सहयोगी हैं, कि प्रवेश वर्मा के चेहरे पर, तो ये सियासत है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता है। कौन कब कहां किस जगह पर आकर सत्ता में बैठ जाए। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। वो संसद में आए, देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने लगातार तीसरी बार यहां शपथ ली। उसी तरह जब योगी आदित्यनाथ का चयन हुआ था, योगी आदित्यनाथ भी उस समय ना तो विधान परिषद के सदस्य थे और ना ही विधानसभा के सदस्य थे। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता आ गई हैं, उनके साथ ही साथ एक और बड़ा रोचक तथ्य आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अभी आतिशी ने भले ही रेखा गुप्ता को बधाई दी है, लेकिन उन्होंने एक टास्क भी दे दिया है, 2 टास्क दिए। एक तो उन्होंने 2500 रुपए की जो बात कही थी, उस बात को लेकर के उन्होंने कह दिया है कि रेखा गुप्ता अब आने वाले समय में महिला होकर महिलाओं का सम्मान करेंगी, और 8 मार्च जो महिला दिवस है उससे पहले ही अपनी बात जो घोषणा मुख्यमंत्री के रूप में करेंगी और उसको पूरा करके दिखाएंगी। दूसरा एक चीज और भी देखने को मिलेगी, आतिशी इस समय भले ही कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो यहां की मुख्यमंत्री रही। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं, और यहां विधान परिषद जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं कि आने वाले समय में आपको नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिल्ली में, देश की राजधानी में, 2 महिलाएं देखने को मिल जाएं। बड़ा रोचक होने वाला है इस बार का, एक अच्छा माहौल बनने वाले है दिल्ली विधानसभा। लेकिन अनुशासन की बात करें, चूंकि दूसरी पार्टियों में हमने देखा कि सिर्फ डबल हो जाता है, यहां देखिए अनुशासन, जिनका नाम सेकंड उसमें है, जो पहले चल रहा था, वो भी मिठाई खिला के यहाँ पे उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। राजेश, हमको जाना पड़ेगा इसके लिए 2023 में, जब 2023 में नाम चल रहा था वसुंधरा राजे का राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए। यहां से जाते हैं पर्यवेक्षक बनकर के राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह जी एक पर्ची निकाल करके देते हैं। उस पर्ची में जो नाम लिखा होता है, उस पर्ची को निकालने का और उस नाम को पढ़ने का जिम्मा किसको दिया गया था? वसुंधरा राजे जी को दिया गया था। वसुंधरा राजे जी के चेहरे पर भी उस समय अचंभित करने वाले कुछ अलग प्रकार के भाव नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उतना बड़ा कद होने के बावजूद भी उस पार्टी के फैसले को स्वीकार किया, और भजन लाल जी अच्छे से सरकार चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, पहले से ही मैंने आपको कहा कि यहां जो भी चीजें तय होती हैं वो व्यक्ति विशेष पर नहीं होती हैं, और आज के समय में तो वैसे ही ये मोदी और शाह की पार्टी है जो एक अलग अंदाज में नजर आ रही है। तो यहां पर जो फैसला लिया गया है वो सबको सर्वमान्य करना ही होगा, और आगे आने वाले समय में कुछ और भी बड़े फैसले अगर पार्टी के द्वारा लिए जाते हैं तो वो देखने वाली। ठीक है, शाकिर अली आप कुछ कह रहे हैं? मैं कहना तो चाह रहा हूँ शुरू से ही, लेकिन आप अगर कहने दें तब कहूँ। नहीं सर, वो बीच में प्रतिक्रियाएं आती है ना, वो सुनवाना भी जरूरी है, आप जानते हैं। नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट है, बस सत्ताधारी लोग अब आप बोले आनंदित हो, सच्चाई की सुने। आंधी के साथ उड़ने वाला हर इंसान मजबूत नहीं होता है।
नहीं, शाकिर जी आपको खुश होना चाहिए था कि जिस आम आदमी पार्टी ने आपके पार्टी की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित को सत्ता से बेदखल किया था, आपने आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाया है। आप विरोध में रहिए, विपक्ष हैं, विपक्ष में बैठिए, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आज नाम सुनिए शाकिर जी सुनिए 1 मिनट, आज घोषणा हुई है, आप किसी के काम की तुलना पहले दिन से नहीं कर सकते ना, पहले दिन से किसी भी व्यक्ति के काम की तुलना नहीं कर सकती। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उन्हें शपथ लेने दीजिए, उसके बाद में आप आकलन कीजिए। आप इस मानसिकता में अगर रहेंगे, इसी तरीके से रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां तक ले जाएंगे। आपका एक भी विधायक नहीं है सदन में, आप क्या मुद्दा उठाएंगे? मैं वही आना चाहता हूँ, वही आपको जानकारी देना चाहूंगा। ऐसे सिर्फ बात करके सीरियस डिबेट में दांत निकालने से काम नहीं चलता, गंभीरता लाइए। अरे मैं गंभीरता की ही बात कर रहा हूँ। मानसिक रूप से जो योगी जी ने कहा ना, मानसिक रूप से संक्रमित होना, मैं जानना चाहता हूं आपके, अभी आतिशी जी ने जो कहा 2500 रुपए की बात करी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनका जो एजेंडा है, क्या दिवाली और होली में गैस सिलेंडर फ्री देने जा रहे हैं या सिर्फ ड्रामा था? मैं कहता हूं आप हिंदूवादी ही बात करें। ओहो, शपथ तो होने दीजिए अभी, ये सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इसका समय तो आप देंगे ना, कम से कम कुर्सी पे, अभी तो नाम ही तय हुआ है, अभी तो कुर्सी पे भी नहीं बैठी, तो जो कहा है वो होगा नहीं हुआ, उसके लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। रोहित सक्सेना, आप कह रहे सर फुटबॉल नहीं हुआ, रबर स्टैम्प में सर फुटबॉल होता है क्या? रबर के लोग हैं, ये 1.5 फुट है, इनके अंदर सर फुटबॉल क्या होगा? राजेश भाई, अति व्याग्रता का शिकार है कांग्रेस पार्टी, अति व्याग्रता की शिकार है कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से आपको पता होगा ओहो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट, अशोक गहलोत में क्या हुआ, इधर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वो बताना नहीं पड़ेगा ना। यहाँ हम इस बात की बात कर रहे थे कि देखिए, जिसका नाम आगे था वो पीछे है, तब भी अनुशासन दिखाई दे रहा है। आपसे बड़ा गद्दार कौन होगा? सत्ता आप लोगों ने क्या किया? आपने इस तरह के आरोप, अगर आप इस तरह के आरोप लगाएंगे बिना प्रमाण के हवा में बैठ करके, शोभनीय नहीं होगा। आप चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं, अपने घर में बैठ के नहीं बोल रहे हैं, तो कम से कम। शाकिर अली, अब सुन लीजिए, आपने जो सवाल उठाए सुन लीजिए। हाँ, रोहित सक्सेना, देखिए समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी अति व्याग्रता का शिकार, हर चीज में अति व्याग्रता दिखाती है, चाहे चुनाव हो, चाहे जनता के मुद्दे हो, कुछ भी हो, अति व्याग्रता का शिकार होने की वजह से आप देखिए, जैसे अभी हमारे आशुतोष भाई के मुंह से शायद गलती से निकल गया कि आप विपक्ष में बैठेंगे, जिनके पास सीट ही नहीं वो बैठेंगे कहाँ? और ये वही लोग हैं ना जो कि आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, थोड़ा सा डिबेट को करना सीख लीजिए शाकिर जी, थोड़ा सा महिलाओं के खिलाफ जाके मुझे पता है, मैं आपके दुख पे हाथ रख रहा हूँ, आपका व्याकुलता जरूरी है, मुझे पता है, लेकिन व्याकुलता को इतनी व्याग्रता में मत कन्वर्ट करिए, थोड़ा सा सब्र काटिए और बैठ जाइए, चुप सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप जरूर बोलिएगा। नहीं, शाकिर अली देखिए, पहले ही दिन अभी तो सीएम का नाम का ऐलान हुआ है, आप पहले दिन ही उस पे आ गए कि साहब इन्होंने क्या किया। 100 दिन का एजेंडा है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए, अभी शपथ तो होने दीजिए, फिर पूछिएगा जो कहा था वो किया कि नहीं किया। नितिन श्रीवास्तव, अभी चुनौतियां क्या है? वादे तो बड़े बड़े किए गए चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबीज को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या रहने वाली है नए मुख्यमंत्री के सामने? जिसका नेता ये कहता है लाल मिर्ची उगा दो। रोहित भाई आऊंगा अभी आपके, अभी नितिन से सवाल है। मान जाइए सैलरी मिलेगा। नितिन श्रीवास्तव, आप भी मान जाइए, आपको पता मैंने बात तो सही कही है, मुस्कान आपकी बता रही लाल मिर्ची उगाने वाली बात, आपके नेता ने कही, आपको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया इस बात को। लाल मिर्ची मत उगाइए, लाल मिर्ची लग रही है, लाल मिर्ची उगा। नहीं, ये इधर ऐसी बातें करके कोई फायदा नहीं, आज अभी नए सीएम का नाम का ऐलान हुआ है। लेकिन नितिन श्रीवास्तव, 1 मिनट मैं रोक रहा हूँ प्लीज, शाकिर भाई मर्यादा, थोड़ी डिबेट के अनुशासन में रह के बात रखें। नितिन श्रीवास्तव, अभी चुनौतियां बीजेपी के सामने क्या, नई मुख्यमंत्री के सामने क्या? चूंकि बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले किए गए और फ्री की चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था, हालांकि राजनीति है, लेकिन अभी चुनौतियां क्या रहने वाली है?
देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी चुनौती है कि जो 8 तारीख को महिला दिवस है, उस पर जैसा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उसमें 2,500 रुपए जो वायदे किए थे बीजेपी ने उनकी सरकार बनने पर दिल्ली की प्रत्येक महिलाओं को देना है। एक सबसे बड़ी चुनौती वो है। मुफ्त सिलेंडर की बात है। अब तक दिल्ली वासियों को पिछले 13 वर्षों से लगातार जो मुफ्त की बिजली 200 यूनिट मिल रही थी, उसको लेकर के आने वाले समय में कैसे दिल्ली का लेआउट तैयार होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं और उन पर बीजेपी कैसे खड़ा उतरती है। सबसे बड़ी बात राजेश जी ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम सबसे पहले सुझाया गया और उनको विधायक दल का नेता चुना गया, वो कोई नई बात नहीं है। इसके पहले लगातार वो पर्दे के पीछे से भी काम करते आई हैं। 2023 में जो मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत मिली थी बीजेपी को, उसमें अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता ने जमीनी स्तर पर जाकर के बहुत हद तक ठीक है, यानी संगठन और पार्टी जानती थी कि उनका योगदान क्या है, इसलिए उनका नाम आगे किया। एक फाइनल कमेंट में आशुतोष जी बहुत शॉर्ट में आपसे लेना चाह रहा हूं, जल्दी से। देखिए, जो बिल्कुल बात सही है, इन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता का चयन बिल्कुल सूक्ष्म रूप में नहीं हुआ है और ना ही आनंद फानंद में हुआ है। अभी इनकी, मैं साकिर जी की भी बात कहूंगा कि आपके पास में 5 साल का समय है। कल जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद से जब अगला चुनाव होगा, उसमें 5 साल का समय है। आप लोगों को अपने मुद्दे उठाने चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। सरकार अगर किसी भी प्रकार के अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाती है, तो उस वादे को लेकर के भी जनता के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए। लेकिन आज का तो समय यही है कि नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है और उनको शपथ लेते हुए हम कल देखें, साथ ही उनके साथ में क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से उनको वो पूरा करेंगी, ये सब आने वाला समय। बिल्कुल, और वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब सस्पेंस दिल्ली का खत्म हो चुका है। नया सीएम कौन होगा, नाम तय हो चुका है। रेखा गुप्ता के नाम पे मोहर लगी है, कल शपथ होगी। और अब चूंकि एक तीर से कई निशाने लगा के भारतीय जनता पार्टी ने विरोधियों को भी चित करने का काम किया है, लेकिन चुनौतियां कैसे आसान होंगी ये देखना बाकी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।